नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो ऑनगोइंग टॉपिक था, ऑनगोइंग यूनिट थी, उसी के बारे में हम बात करेंगे और वह यूनिट थी स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इससे पहले हम बात कर चुके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने प्रकार की होती है। एक होती है अवशोषण, एक होती है उत्सर्जन। इसके अलावा किस स्पेक्ट्रोस्कोपी का किसमें महत्व होता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और हमने बात की कि जो हमारी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जिससे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को देखते हैं, या ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक जो अणु या यौगिक हमारे पास में जो होते हैं, उन यौगिकों के अंदर पाए जाने वाले प्रतिस्थापी समूहों, फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। और अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 प्रकार की आगे हमने डिवाइड की, जिसमें से एक है अल्ट्रावायलेट प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि प्रकाश के 200 से 800 nm के एरिया में काम करती है, जिसमें से मेन बेसिकली 400 से 800 nm का एरिया काम में आता है। और इसके दौरान जो काम करती है वो यूवी या विजिबल यूवी के क्षेत्र में काम करेगी, उसको अल्ट्रावायलेट प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। तथा यह इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पर आधारित होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और इसी के आधार पर इसमें पीक्स आते हैं। किस प्रकार से इसका निर्माण होता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अवरक्त या इंफ्रारेड क्षेत्र की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के यौगिक के अणुओं के कंपन के आधार पर, इसलिए इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, कंपन के आधार पर हम बात करते हैं। थर्ड टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जो हमने बात की वो है एनएमआर या पीएमआर। एनएमआर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और पीएमआर को हम बोलते हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का मतलब होता है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, और प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस का मतलब होता है प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको H1NMR भी बोलते हैं, HMR भी बोलते हैं, कई प्रकार के इसके नाम होते हैं। तथा यह एक स्पेक्ट्रोस्कोपी इस प्रकार की है जिसमें हम ना इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ना हम अणु की बात करेंगे, यहाँ हम प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे, प्रोटॉन के ट्रांजिशन या संक्रमण के बारे में बात करेंगे। हमारे सिलेबस में यहाँ पर 2 प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है, एक अल्ट्रावायलेट प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी है और एक आईआर प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। हमने अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करते हुए उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है इसके बारे में बात की। उसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर वहां पर संयुग्मन हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में बात करते हुए लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कुछ शिफ्ट्स के बारे में। शिफ्ट में हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जो शिफ्ट हमने बात की थी, जिनको हमने रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट के बारे में बात की थी। ये सारे के सारे जो शिफ्ट हैं अलग अलग प्रकार के, उनके बारे में हमने स्टडी की है, और उन्हीं को हम एक बार थोड़ा सा ब्रीफ देखते हुए आगे हम बात करेंगे कि सॉल्वेंट हमें कौन सा लेना चाहिए। उस सॉल्वेंट को देखते हुए आगे हम आज का जो मेन टॉपिक हमारा है वो है इन और इनॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के कारण किस प्रकार के स्पेक्ट्रा प्रदर्शित किए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको बता देता हूं जो हमने अभी तक किया है। देखिए, हमने लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर इस चीज को पढ़ा था, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस वजह से इसको एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट किया जा रहा है। ये है एप्सिलॉन मैक्सिमम। एप्सिलॉन मैक्सिमम यहां पर आता है। एप्सिलॉन मैक्सिमम अवशोषणांक होता है, अर्थात अवशोषण कहां पर प्रदर्शित करेगा, और ये है लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम और अवशोषणांक मैक्सिमम के बीच में प्रतिस्थापी समूह आने पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से ऊपर नीचे जाएगा, उसको एक ग्राफ दर्शाता है। इसको बोलते हैं अवशोषण शीर्ष, इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन पीक या अवशोषण शीर्ष। अब्जॉर्प्शन पीक या अवशोषण शीर्ष बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ये शिफ्ट ऊपर की तरफ, अगर देखिए अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जिसकी वजह से एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक प्रकार का शिफ्ट। मतलब ये जो अवशोषण शीर्ष है वो यहां पर आएगा, उसमें लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू नहीं बढ़ेगी,
एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर कोई ऐसा समूह आ जाए जिसकी वजह से एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू के मान में कमी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक प्रकार का शिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और शिफ्ट्स के बारे में, जिसमें एक है हिप्सोक्रोमिक और एक है बैथोक्रोमिक। हिप्सोक्रोमिक को ब्लू शिफ्ट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो लैम्डा है, लैम्डा विबग्योर के रूप में होता है, विबग्योर मतलब रेड की जो वेवलेंथ होती है, जो रेड की लैम्डा होती है वो सबसे ज्यादा होगी और वायलेट की सबसे कम होगी, तो ब्लू यहाँ पर आ गया। तो इसको अगर ये इस तरफ जाएगा तो ब्लू की तरफ जा रहा है और इस तरफ जाएगा तो रेड की तरफ जा रहा है। तो अगर ये जो लैम्डा मैक्सिमम है, मान लीजिए पहले वो यहाँ पर प्राप्त हो रहा था लेकिन थोड़ी देर बाद वो इस तरफ खिसक गया, मतलब यहाँ पर कहीं प्राप्त होता है तो ब्लू की तरफ जा रहा है, इस वजह से उसको नीला शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट कहेंगे और उसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक प्रकार की शिफ्ट। और अगर वो रेड की तरफ जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे बैथोक्रोमिक या लाल प्रकार की शिफ्ट। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रकार का ग्राफ है जिसकी सहायता से हम एप्सिलॉन मैक्सिमम और लैम्डा मैक्सिमम पर पड़ने वाले विभिन्न प्रतिस्थापियों के प्रभाव के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्वेंट के बारे में, जिसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सॉल्वेंट के बारे में एक बार हम वापस थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करेंगे, उसके बाद हम कॉन्जुगेटेड इन और इनॉन के बारे में बात करेंगे जो आज का मेन टॉपिक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हम इस प्रकार के सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं जो उस क्षेत्र से अवशोषण ना करता हो जिस क्षेत्र से हमारा मॉलिक्यूल अवशोषण करेगा, या जिस क्षेत्र से हम जिस यौगिक के ऊपर कार्य कर रहे हैं वह अवशोषण करेगा, उस क्षेत्र से वह विलायक अवशोषण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अब देखिए हम इस प्रकार का विलायक लेते हैं जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों के 200 से 800 nm तक के क्षेत्र में से अवशोषण ना करता हो। कोई इससे कम में अवशोषण करता है या कोई इससे ज्यादा में अवशोषण करता है तो उसको विलायक के रूप में यूज किया जा सकता है। अब देखिए हम ये किस किस को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सिग्मा और सिग्मा स्टार को यूज कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि ये 200 से 800 nm के क्षेत्र में से ऊर्जा को अवशोषित करके और अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सिग्मा से सिग्मा स्टार में नहीं कर सकते। इस वजह से हम इनका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, अब अगर किसी के अंदर सिग्मा पाया जा रहा है तो वो क्या होगा, वो होगा संतृप्त प्रकार का, मतलब सैचुरेटेड प्रकार का हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हम किसका यूज कर सकते हैं, संतृप्त प्रकार के हाइड्रोकार्बन मतलब हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन का यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ इस प्रकार के यौगिक भी होते हैं, जैसे अगर ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ा हो, किसी के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हो, किसी के साथ सल्फर जुड़ा हो, तो और वहां पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ये जुड़ा हो और संतृप्त प्रकार का वो यौगिक हो, तो इनमें हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, सल्फर के ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, मतलब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम करते हैं, एन की तरह काम करते हैं, मतलब अबंधी प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बंधी, एक होते हैं विपरीत बंधी, एक होते हैं अबंधी। तो बंधी जो होते हैं बॉन्डिंग होते हैं, एक जो रिपल करते हैं बॉन्डिंग को। तो इस प्रकार से जो ये बॉन्डिंग है ये बंधी है और ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बॉन्डिंग, एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग और एक होते हैं नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग को हम एन से प्रदर्शित करते हैं और ये ज्यादातर किसके रूप में होते हैं, जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या हम जिसको कह सकते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन भी होगा और उसके अलावा सिग्मा भी होगा, एन भी होगा और सिग्मा भी होगा। तो यहाँ पर संक्रमण किस प्रकार का हो सकता है, यहाँ पर संक्रमण हो सकता है एक तो सिग्मा से सिग्मा स्टार का, एक संक्रमण हो सकता है एन से सिग्मा स्टार का, मतलब दो प्रकार के संक्रमण होने की संभावना है। अगर किसी यौगिक में, अगर किसी विलायक में सैचुरेशन भी पाया जाता है, मतलब संतृप्तता भी पाई जाती है, और इसके अलावा उसी विलायक में अगर ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन जैसे विषम यौगिक भी पाए जाते हैं, अर्थात वह विषम प्रकार का होता है, विषम चक्रीय प्रकार का होता है, तो उनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके अलावा यहां से यहां तक कम ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन वो इतनी ऊर्जा तो होती ही है कि यूवी रीजन से नहीं प्राप्त की जा सकती। मतलब एन से सिग्मा स्टार तक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए भी हमें कम से कम इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो अल्ट्रावायलेट रीजन से प्राप्त नहीं की जा सकती, अतः हम इसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए,
अब यहाँ पर अगर हमने यूज कर लिया नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह के, तो इसके लिए हम अल्कोहल का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल एक प्रकार का सैचुरेटेड कंपाउंड है, इस तरीके से होता है C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है, इसको हम ROH के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड लगा ही नहीं है, यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, और ये एक विलायक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ईथर भी इसी तरीके से, ईथर इस प्रकार से होता है, ईथर होता है ROR, तो यहाँ पर लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका भी यूज किया जा सकता है विलायक के रूप में। इसके अलावा जब किसी अणु में पाई से पाई स्टार प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ध्रुवता आ जाती है, अतः ध्रुवीय विलायक इस उत्तेजित अवस्था को स्थायीकृत कर देता है। अब हमारे पास अगर कोई इस प्रकार का अणु हो जिसमें पाई से पाई स्टार प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है तो उसमें ध्रुवता आ जाएगी, और उस ध्रुवता को स्थायी करने के लिए हमें इस प्रकार के विलायक का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि ध्रुवीय प्रकार का विलायक हो। उत्तेजित अवस्था के स्थायीकरण का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कम ऊर्जा अधिक लैम्डा का अवशोषण करेगा, अतः विलायक की ध्रुवता बढ़ाने से बैथोक्रोमिक प्रकार का शिफ्ट प्रदर्शित होगा। तो कुछ इस प्रकार के हमारे पास यौगिक होते हैं, कुछ इस प्रकार के विलायक होते हैं जिनको डालने से बैथोक्रोमिक या हिप्सोक्रोमिक प्रकार का शिफ्ट भी प्रदर्शित हो सकता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। जैसे एसिटेमाइड है, एसिटेमाइड अध्रुवीय विलायक में एसिटेमाइड का हम कर रहे हैं, इसका मान लीजिए ये हमारा यौगिक है जिसकी संरचना की जानकारी हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अध्रुवीय विलायक का अगर हम प्रयोग करेंगे तब तो ये 178 nm पर अवशोषण प्रदर्शित करेगा, लेकिन जैसे ही हम ध्रुवीय विलायक का प्रयोग करेंगे तब ये 220 nm पर अवशोषण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब विलायक का प्रभाव पड़ता है बैथोक्रोमिक या हिप्सोक्रोमिक प्रकार के शिफ्ट पर। उपयुक्त के विपरीत जब अणु में n से पाई स्टार संक्रमण होता है, अगर किसी अणु में n से पाई स्टार संक्रमण हो, एग्जांपल के लिए कीटोन, तब ध्रुवीय विलायक यौगिक को मूल अवस्था में स्थायीकृत करता है। अब इसके लिए हमें ध्रुवीय विलायक का प्रयोग करना पड़ेगा जो उसको मूल अवस्था में स्थायीकृत करेगा। किसके कारण? हाइड्रोजन बंध के निर्माण के कारण। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, फलतः अवशोषण कम उच्च ऊर्जा से होगा, अर्थात हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होगा। यही कारण है कि अध्रुवीय विलायक हेक्सेन में एसीटोन 279 nm पर अवशोषण दर्शाता है, जबकि ध्रुवीय विलायक में यह 264 पर ही अवशोषण प्रदर्शित कर देता है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार के हमें जो विलायक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, और इससे ये भी सिद्ध होता है कि विलायक का भी प्रभाव किस पर पड़ता है, विलायक का प्रभाव भी पड़ता है जो हमारे पास हम जो यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर हिप्सोक्रोमिक बैथोक्रोमिक प्रकार के जो शिफ्ट होते हैं उन पर विलायक का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, और देखिए वो टॉपिक कौन सा है, संयुग्मित ईन और इनॉन के यूवी स्पेक्ट्रा। अब सबसे पहले तो आपको संयुग्मित ईन के बारे में पता होना चाहिए कि संयुग्मित ईन क्या होती है। ईन का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, और संयुग्मित या कॉन्जुगेटेड ईन का मतलब होता है जिसमें कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो, अर्थात सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से कॉन्जुगेशन पाया जाता हो। एग्जाम्पल दे रखा है 1,3 बीटा डाई ईन का, देखिए 1 2 3 4 ये ब्यूटा डाई, ठीक है, मतलब ब्यूटेन की श्रृंखला है। अगर हम यहाँ पर ब्यूटाडाइन को बनाएंगे तो एक डबल बॉन्ड आप कहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद में कॉन्जुगेशन करना है, ये डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा CH और यहाँ पर आ जाएगा CH2। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड बन गया जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन। 1 2 3, देखो पहले नंबर पर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, और 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड हैं, तो इसको डाइईन से जानेंगे और 1,3 बीटाडाइईन के नाम से इसको जानते हैं। यदि कोई संयुग्मित डाइईन हो, अर्थात उदाहरण के लिए 1,3 ब्यूटाडाइन, इसमें चारों कार्बन परमाणु sp2 समकरण अवस्था में होते हैं, अतः इस अणु के समतल होने के कारण 4 प्रकार के कक्षक बनेंगे। अब देखो सारे के सारे, अब देखिए एक यहाँ पर कंडीशन आती है कि अणु समतल किस प्रकार से बनता है, प्लेनर किस प्रकार से बनता है, उसका एक जो तरीका है वो ये है कि जब किसी अणु के प्रत्येक कार्बन पर या किसी अणु के प्रत्येक परमाणु पर संकरण एक जैसा पाया जाएगा तो वह अणु क्या होगा, समतलीय प्रकार का अणु होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक इसका
आइडिया देता हूं कि 1,3-ब्यूटाडाइन किस प्रकार से समतलीय प्रकार का अणु होता है। तो देखिए हम 1,3-ब्यूटाडाइन को लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है 1 2 3 4 और पहले और तीसरे पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइन बन गया। अब हम ये कह रहे हैं कि ये किस प्रकार का यौगिक है, ये एक समतलीय प्रकार का यौगिक है और समतलीय प्रकार का यौगिक बनने के कारण ही इसमें 4 प्रकार के कक्षक पाए जाएंगे। सबसे पहले समतलीय किस प्रकार से है, समतलीय होता है जब प्रत्येक कार्बन पर समान संकरण पाया जाए, जब प्रत्येक कार्बन पर समान संकरण पाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं समतलीय प्रकार का अणु। देखिए यहां पर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस कार्बन से, तो इसका मतलब यहां पर कौन सा होगा sp2। ध्यान दीजिए अगर हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और उसके आगे भी सब जगह पर सिंगल बॉन्ड लगा रहे तो उसके संकरण होते हैं sp3 टाइप के। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और आगे इसमें सिंगल बॉन्ड लगा रहे तो उसके संकरण होते हैं sp2 टाइप के। और अगर हमारे पास में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और आगे इनमें सिंगल बॉन्ड लगा रहे तो उसके संकरण होते हैं sp प्रकार के, ठीक है। sp3 प्रकार का जब सिंगल बॉन्ड लगे हैं सैचुरेटेड प्रकार का कंपाउंड है, sp2 प्रकार का जब डबल बॉन्ड लगे हैं अनसैचुरेटेड प्रकार का कंपाउंड है और sp प्रकार का जब ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं और अनसैचुरेटेड प्रकार का कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है sp2, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड है, कौन सा हो जाएगा sp2, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड है तो कौन सा हो जाएगा sp2 और इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड है तो कौन सा हो जाएगा sp2। अर्थात ये वाला कार्बन इस तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये वाला कार्बन इस तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा है जिसका मतलब sp2 हो गया। ये वाला कार्बन इस तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा है और ये वाला कार्बन इस तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा sp2। तो चारों पर एक जैसा संकरण होने के कारण ये किस प्रकार का यौगिक होगा, समतलीय प्रकार का, और 4 कक्षक प्रदर्शित करेगा, 4 प्रकार के कक्षकों को प्रदर्शित करेगा। और 4 प्रकार के कक्षक कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। सभी कार्बन परमाणुओं पर sp2 संकरण अवस्था होती है, अतः इस अणु के समतल होने के कारण 4 प्रकार के अणु कक्षक बनेंगे। सबसे पहले है लो एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात निम्न ऊर्जा बंधी अणु कक्षक पहला। उसके बाद में दूसरा देखिए, दूसरा यहां पर है उच्च ऊर्जा, दूसरा यहां पर है उच्च ऊर्जा बंधी अणु कक्षक, ठीक है, जिसको हाई एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तीसरा यहां पर है निम्न ऊर्जा विपरीत बंधी अणु कक्षक, लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और चौथा यहां पर है उच्च ऊर्जा विपरीत बंधी अणु कक्षक, हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले 4 प्रकार के कौन कौन से कक्षक बनेंगे हम उनके बारे में यहां पर एक बार लिख देते हैं, उनके बारे में यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहला कक्षक बनेगा हाई एनर्जी BMO, हाई एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा बनेगा हाई एनर्जी या दूसरा बनेगा लो एनर्जी BMO, तो हम उसको लिख देते हैं पहले। सबसे पहले लो एनर्जी, सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा LEBMO मतलब लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा बनेगा HEBMO मतलब हाई एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीसरा बनेगा LEABMO लो एनर्जी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और चौथा बनेगा HEABMO हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 4 प्रकार के कक्षक बनेंगे, निम्न ऊर्जा बंधी आणविक कक्षक, उच्च ऊर्जा बंधी आणविक कक्षक, लोअर एनर्जी निम्न ऊर्जा विपरीत बंधी आणविक कक्षक और उच्च ऊर्जा विपरीत बंधी आणविक कक्षक। सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न ऊर्जा बंधी आणविक कक्षक के बारे में। देखिए इस स्थिति में अणु के चारों p परमाणु कक्षकों में आकर्षण होता है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर p ऑर्बिटल्स फ्री है। तो ये p ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, डबल बॉन्ड जब ये बनाएंगे इनमें यहाँ पर आकर्षण होगा। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है, परमाणुीय कक्षकों में आकर्षण तभी होता है जब सेम लॉब के संपर्क में आता है।
अर्थात प्लस प्लस के संपर्क में आएगा और माइनस माइनस के संपर्क में आएगा, तभी इनमें आकर्षण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर इनमें और यहाँ पर इनमें और यहाँ पर इनमें और इनमें इस तरीके से क्या हो जाएगा, संकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से इनके ऊपर कोई नोडल प्लेन नहीं है, आपस में इनके अंदर भी हो जाएगा, तो कोई नोडल प्लेन नहीं है यहाँ पर, मतलब यहाँ से अतिव्यापन हुआ और इस तरीके से गया, और यहाँ से अतिव्यापन हुआ और इस तरीके से गया, तो एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ये दोनों बन जाएंगे। निम्न ऊर्जा का बंधीय अनुकक्षक है पाई1 जिसमें कोई नोडल तल नहीं है। नोडल तल क्या होता है? नोडल तल वह होता है जहां पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग शून्य होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नोडल तल बोलते हैं। और नोडल तल कटा हुआ होता है, यहाँ पर ये कटा हुआ नहीं है, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ, आगे हम उसको समझेंगे किस तरीके से कटा होता है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट जुड़ा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नोडल प्लेन यहाँ पर एक भी नहीं है, पाई1 में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है। नोडल तल की अनुपस्थिति और अतिव्यापन अधिकतम होने के कारण इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? निम्नतम हो जाएगी। इसकी पाई1 जो होता है, पाई1 की एनर्जी क्या होती है? लोवेस्ट एनर्जी होती है, और नोडल प्लेन इसमें नहीं पाया जाता। दूसरा देखिए उच्च ऊर्जा बंधीय अनुकक्षक। उच्च ऊर्जा बंधीय अनुकक्षक का मतलब होता है हाई एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये करेंगे कैसे? अब देखिए इसमें एक और कंडीशन हो सकती है कि प्लस प्लस दो और ये घूम जाए, इन दोनों के बीच में अतिव्यापन हो गया, इन दोनों के बीच में अतिव्यापन होगा। अब ये घूम गए तो इनके बीच में और इनके बीच में अतिव्यापन होगा, और बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक नोडल प्लेन आ जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई संभावना नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बीच वाले नोडल प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं होती। अर्थात दो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, जबकि बीच वाले आपस में अतिव्यापन नहीं करते, और नोडल प्लेनर यहाँ पर निर्मित हो जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाई2, इसको बोलते हैं पाई2 स्टार प्रकार का या पाई2 प्रकार का जो यौगिक होता है, पाई2 प्रकार का अनुकक्षक होता है। तो देखिए इसमें परमाणु कक्षकों में दो आकर्षण दो युग्मों के रूप में होता है, अतः इनमें दो परमाणु कक्षकों में तो अणु अतिव्यापन होता है, जबकि अणु के बीच में क्या आ जाता है? एक नोडल प्लेन आ जाता है। चूंकि दो परमाणु कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है, तो यह एक बंधीय अनुकक्षक है, अर्थात बीएमओ है, लेकिन एक नोडल तल के कारण इसकी ऊर्जा पाई1 की वजह से, अब देखो यहाँ पर नोडल प्लेन नहीं है, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये हाई एनर्जी का है, इसमें क्या है? एक नोडल प्लेन है। एक नोडल प्लेन होने के कारण इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। इसी वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी सी उसके ऊपर होती है, हम इसको आगे देखेंगे भी किस प्रकार से होगा। और उच्च ऊर्जा प्रकार का बंधीय अनुकक्षक कहते हैं, और पाई2 द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। उच्च ऊर्जा प्रकार का बंधीय अनुकक्षक होता है, ये दोनों बंधीय अनुकक्षक हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे विपरीत बंधीय प्रकार के अनुकक्षकों में, जिसमें नोडल तल ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती है। अब निम्न ऊर्जा विपरीत बंधीय अनुकक्षक के बारे में बात करते हैं, लो एनर्जी। अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिए सबसे पहले हमने किसका निर्माण किया? पाई1 का। उसके बाद दूसरा क्या था? पाई2 का। और ये दोनों ही क्या थे? बीएमओ प्रकार के थे, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे दोनों ही। एक ये वाला कौन सा था? लो एनर्जी का, और ये वाला कौन सा था? हाई एनर्जी का। ठीक है, अब देखिए निम्न ऊर्जा विपरीत बंधीय अनुकक्षक, इस स्थिति में C1 तथा C2 तथा C3 और C4 में प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए हमारे पास ये कार्बन C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर C1 और C2 में तो प्रतिकर्षण होता ही है, उसके साथ में C3 और C4 में प्रतिकर्षण होता है, मतलब इनके बीच में तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया। यहाँ मैं वापस बोल रहा हूं आपको, लॉग्स में तब तक प्रतिकर्षण की स्थिति ही पाई जाएगी जब तक वो एक जैसे नहीं आते। कोई प्लस माइनस का कंसेप्ट नहीं है, ये लॉब्स का कंसेप्ट है। और जो परमाणुीय कक्षकों के जो लॉब होते हैं, जो पालियां होती हैं, वो तब अतिव्यापन करती हैं जब उनमें पॉजिटिव आए या उनमें नेगेटिव आए। अगर उनमें पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा तो उनमें रिपल्शन होने लग जाएगा। तो देखिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके साथ में नहीं कर सकता, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके साथ में नहीं कर सकता। तो उनके पास में क्या बचेगा? एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ में, नेगेटिव के साथ में दोनों करेंगे।
तो इसका मतलब यहां पर तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, लेकिन यहां पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई संभावना नहीं है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई संभावना नहीं है। अर्थात इसके अंदर दो नोडल प्लेन होते हैं, एक नोडल प्लेन ये वाला, एक नोडल प्लेन ये वाला। ठीक है, नोडल प्लेन यहां पर हो गए दो। क्योंकि अणु में प्रतिकर्षण से दो नोडल प्लेन बन जाते हैं, तो इस वजह से है क्या, विपरीत बंदी अणु कक्षक तो है ही, लेकिन इसमें एक अतिव्यापन भी आ गया। इस वजह से क्या हो जाएगा, इसकी ऊर्जा कुछ कम हो जाती है। मतलब पहले इसकी ऊर्जा सबसे कम, उसके बाद थोड़ी सी ऊर्जा इसकी, उसके बाद जो थर्ड है पाई3 स्टार, ये एबीएमओ है। ये कौन सा है, एबीएमओ है, और इसकी ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा होती है। अतः इसे निम्न ऊर्जा विपरीत बंदी अणु कक्षक कहते हैं और पाई3 स्टार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला हम बात कर रहे हैं उच्च ऊर्जा विपरीत बंदी अणु कक्षक के बारे में। इस अणु कक्षक में चारों परमाणु परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं। तो इसको आप बड़े ध्यान से यहाँ पर देखिए, आप इसको देखते ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनमें प्रतिकर्षण होने की संभावना है। देखिए, इस प्लस के सामने ये वाला माइनस है, इस प्लस के सामने ये वाला माइनस है, इसके सामने ये, इसके सामने है। तो इस प्रकार से कहीं पर भी दो प्लस प्लस नहीं है, कहीं पर भी दो माइनस माइनस नहीं है, कहीं पर भी इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है जहां पर इनके बीच में ओवरलैपिंग की या आकर्षण की प्रोसेस हो सके। इनमें कहीं पर भी ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जहां पर इनके बीच में कहीं आकर्षण की प्रोसेस हो सके। तो इनके बीच में केवल क्या बचता है, वो होता है प्रतिकर्षण, अर्थात प्लस माइनस का प्रतिकर्षण, माइनस प्लस का प्रतिकर्षण, और सभी जगह पर ही नोडल प्लेन आ जाएंगे। सभी जगह पर क्या आ जाएंगे, नोडल प्लेन आ जाएंगे। एक नोडल प्लेन यहाँ पर इनके बीच में प्रतिकर्षण है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई संभावना नहीं है। एक नोडल प्लेन यहाँ पर जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई संभावना नहीं है, और एक नोडल प्लेन यहाँ पर जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई संभावना नहीं है। अणु कक्षक में चारों परमाणु कक्षक परस्पर प्रतिकर्षण की स्थिति में होते हैं, तो कहीं कोई अतिव्यापन नहीं होता। इससे अणु में तीन प्रकार के नोडल तल बन जाते हैं और इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाती है। अतः इसे उच्च ऊर्जा विपरीत बंदी अणु कक्षक कहते हैं। तो ये क्या हो गया, पाई4 स्टार हो गया, और ये भी क्या होता है, एबीएमओ प्रकार का यौगिक होता है, उच्च ऊर्जा प्रकार का। अतः एथिलीन के, अब एथिलीन जो होती है, एथिलीन ये होती है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन। एथिलीन के दो पाई और पाई, क्योंकि यहाँ पर ये पाई है तो पाई, एक तो पाई हो जाएगा और दूसरा इसका विपरीत बंदी भी बनता है एबीएमओ की थ्योरी में। तो यहाँ पर तो दो प्रकार के कक्षक बनेंगे। ठीक है, पाई पाई संक्रमण के स्थान पर इसमें किस प्रकार का कितने कक्षक हैं, पाई1 है, पाई2 है, पाई3 स्टार है, पाई4 स्टार है। और एथिलीन के पाई पाई संक्रमण के स्थान पर इनमें संक्रमण किस प्रकार का होता है, पाई2 का पाई3 स्टार के अंदर संक्रमण हो सकता है। क्योंकि उच्च ऊर्जा बंदी अणु कक्षक होमो पाई2 तथा निम्न ऊर्जा विपरीत बंदी अणु कक्षक ल्यूमो पाई3 स्टार कक्षकों की ऊर्जा का अंतर एथिलीन के बंधी पाई तथा विपरीत बंधी विपरीत बंधी पाई स्टार कक्षकों की तुलना में कम होता है। अतः संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अर्थात अधिक वेवलेंथ की आवश्यकता होती है। प्रकाश का अवशोषण होगा 165 nm के स्थान पर 270 nm पर लैम्डा मैक्सिमम को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके डायग्राम्स बनाने हैं। जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे के सारे डायग्राम एक बार आप बना लीजिए। सबसे पहले ये वाला डायग्राम, सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाना है, क्योंकि यही डायग्राम पूछा जाता है, बहुत बार इस डायग्राम के बारे में पूछा गया है। इस डायग्राम को बनाने के बाद में नेक्स्ट जो डायग्राम हम बनाएंगे वो डायग्राम होगा ये वाला डायग्राम होगा। उसके बाद में ये वाला डायग्राम निम्न ऊर्जा, उसके बाद में लास्ट ये वाला डायग्राम। तो इस प्रकार से हमारे पास जो इन होते हैं, इन के जो संयुग्मित इन है, संयुग्मित डाइइन, संयुग्मित का मतलब मैं समझा चुका हूं, जिसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको संयुग्मित प्रकार का कहा जाता है। उसमें टोटल 4 प्रकार के कक्षकों का निर्माण होता है। इन कक्षकों को एक बार हम समझते हैं। देखिए, तो हमारे पास कौन कौन सी है, हमारे पास ये कंपाउंड है, हमारे पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन इसको बोलते हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए 4 प्रकार के कक्षकों का निर्माण होगा। मैं ऊर्जा के क्रम में इसको लिख रहा हूं। सबसे पहले पाई 1 प्रकार के कक्षक का निर्माण होगा, और पाई 1 किस प्रकार का कक्षक होगा? BMO प्रकार का कक्षक होगा, और लोएस्ट एनर्जी प्रकार का कक्षक होगा, और इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होगा, कोई नोडल तल नहीं, कोई नोडल तल इसमें नहीं पाया जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो कक्षक होगा वो होगा पाई 2 प्रकार का। पाई 2 प्रकार का जो कक्षक होगा ये किस प्रकार का? पाई 2 प्रकार का भी बंधी आणविक कक्षक होगा, BMO टाइप का होगा, लेकिन इसकी एनर्जी क्या होगी? हाईएस्ट प्रकार की एनर्जी होगी, और इसमें एक नोडल प्लेन पाया जाएगा, एक नोडल प्लेन इसके अंदर जरूर पाया जाएगा। उसके बाद में तीसरे प्रकार का जो कक्षक होता है उसको पाई 3 स्टार कहते हैं। ये किस प्रकार का कक्षक होता है? ABMO मतलब विपरीत बंदी अणु कक्षक होता है, और इसकी एनर्जी क्या होती है? लोएस्ट टाइप की एनर्जी होती है, और इसमें क्या पाए जाते हैं? 2 नोडल तल पाए जाते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं पाई 4 स्टार के बारे में। पाई 4 स्टार भी क्या होता है? ABMO प्रकार का होता है, और हाईएस्ट एनर्जी होता है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 3 नोडल तल पाए जाते हैं। जब हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है इसकी होती है, एनर्जी जो होगी सबसे ज्यादा पाई 4 स्टार की होगी, सबसे कम पाई 1 की होगी। अब होमो लुमो के बारे में अगर हम बात करें, होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और न्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये क्या है? ये तो होता है होमो, मतलब ये हाईएस्ट है, मतलब ऊर्जा यहाँ पर इतनी है और इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और ये कौन सा होता है? ये होता है ल्यूमो, LUMO ल्यूमो। ठीक है, जिसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पाए जाएंगे। ठीक है, ये है होमो, ये है ल्यूमो। तो अब जिस तरीके से एथिलीन था, एथिलीन में हमने पाई 1 पाई और पाई स्टार कक्षकों के बारे में बात की थी, और वहां पर एक होमो था, एक ल्यूमा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी कक्षक हैं। और अगर हम इसके बात करें ऊर्जा के बारे में, तो ऊर्जा का कंसेप्ट यहाँ पर समझिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पाई 1 प्रकार का कक्षक है, ये पाई 2 प्रकार का कक्षक है, पाई 3 प्रकार का, ये पाई 4 का। यहाँ पर दोनों की तुलना की गई है। CH2 मतलब ये एथिलीन है, ये तो एथिलीन है, ये क्या है? एथिलीन। एथिलीन में जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई और पाई स्टार में संक्रमण कर सकते हैं, और इनके बीच का ऊर्जा अंतर कितना होगा? इनके बीच का ऊर्जा अंतर ज्यादा होने से ये जो वेवलेंथ है इसमें संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और 165 के स्थान पर 217। यहां पर क्या होगी? यहां पर जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? यहां पर ऊर्जा होगी अधिक, यहां पर ऊर्जा होगी अधिक, और लैम्डा क्या हो जाएगा? कम। लेकिन अब इनके बीच में गैप ज्यादा है तो एनर्जी इनको ज्यादा चाहिए। ठीक है, ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगी अधिक, और लैम्डा यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है, इस वजह से एनर्जी इनको ज्यादा चाहिए। यहाँ पर देखिए पाई 2 से पाई 3 स्टार में एनर्जी गैप कम है, इस वजह से इनको ऊर्जा कम चाहिए, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ में कॉन्जुगेशन या संयुग्मन पाया जाता है तो उसमें क्या होता है? उसके लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि होती रहती है, क्योंकि इस प्रकार से उसमें जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता जाता है। तो इसके आधार पर हम इन 2-3 चीजों के बारे में यहाँ पर बात कर सकते हैं। वो देखिए क्या है। देखिए एथिलीन के लिए लैम्डा मैक्सिमम 165 है, और एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू 15,000 है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए, इसकी वैल्यू होती है 270, और एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू होती है 21,000। 1,3,5 हेक्साट्राइन के लिए ध्यान दीजिए, यहां पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां पर एक कॉन्जुगेशन है, मतलब एक डबल बॉन्ड, और यहां पर 2 डबल बॉन्ड है। जैसे जैसे डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि संयुग्मन बढ़ने से, अगर संयुग्मन बढ़ता है तो लैम्डा मैक्सिमम की, अर्थात वेवलेंथ का जो मैक्सिमा होता है उसकी वैल्यू बढ़ती है। यहां पर कोई भी संयुग्मन नहीं है, केवल डबल बॉन्ड है, तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम nm पर आई। यहां पर एक डबल बॉन्ड ऐड हो गया 217 पर, और यहां पर 2 डबल बॉन्ड ऐड हो गए तो 253, 263 और 274 पर इसकी अलग अलग प्रकार की मैक्सिमा है, जिसमें से बेसिकली हम 263 के बारे में बात करते हैं, और एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू यहां पर 52,500 आएगी।
एल्कीन और डाइनो के अवशोषण पर विलायक का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अणु अध्रुवीय प्रकार के होते हैं। लेकिन एल्किल प्रतिस्थापन से अगर यहाँ पर हम किसी एल्किल समूह को बदल दें तो उससे बैथोक्रोमिक शिफ्ट जरूर प्रदर्शित हो जाता है, रेड शिफ्ट जरूर प्रदर्शित हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये नॉर्मल 1,3 ब्यूटाडाइन है जिसमें हमने कोई भी मेथिल ग्रुप वगैरह नहीं जोड़ रखा, लेकिन अगर यहां से इससे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हटा के 2 मेथिल ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो यही 217 nm जो है 226 nm तक पहुंच जाएगा। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो कॉन्जुगेशन का प्रभाव पड़ता है और उसके बारे में हम जानते हैं कि कॉन्जुगेशन या संगमन का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। दूसरा प्रभाव पड़ता है यहाँ पर प्रतिस्थापी का। यहाँ पर हमने कुछ ऐसे प्रतिस्थापी जोड़ दिए, जैसे 2 मेथिल जोड़ दिए, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के मेथिल जोड़ दिए, तो उससे बैथोक्रोमिक प्रकार का शिफ्ट होगा, अर्थात लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट हम कल टॉपिक जो करेंगे वो है वुडवर्ड फिजर रूल, और कल हम इस यूनिट का मैक्सिमम पार्ट जो है उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद 1 या 2 लेक्चर में यूनिट जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो कल हम वुडवर्ड फिजर रूल के बारे में बात करेंगे। कुछ मैथमेटिकल पोर्शंस हैं इसमें, कुछ एग्जांपल्स आपको करवाए जाएंगे वुडवर्ड फिजर रूल के, तो आप उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ तक अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है या मुझसे संपर्क करके उसको क्लियर कर सकता है। आप इस वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहें और अगली वीडियो जो होगी वो इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर और वुडवर्ड फिजर रूल के आधार पर होगी, जिसके कि क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।